आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी विजय, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। विश्वंभर नाथ शर्मा ने विजय नाम से 2 कहानियां लिखी हैं। ये पहली कहानी है। जिस समय कुंवर रत्न सिंह की वयस 15 वर्ष की हुई, उस समय उन्हें अपनी हीन अवस्था का ज्ञान हुआ। उनकी माता योगमाया अपने पति की कुछ विश्वस्त नौकरों के सहित गांव में एकांत जीवन व्यतीत कर रही थी। रानी योगमाया के पति शिव सिंह एक छोटे से राज्य के स्वामी थे। वही राज्य उनकी जन्मभूमि थी। अपनी पैतृक मान मर्यादा की रक्षा में राजा शिव सिंह का वैमनस्य एक ऐसे राज्य से हो गया जो उनसे अधिक शक्तिशाली था। पर वे स्वतंत्र थे। किसी के आगे सिर झुकाना उनके लिए असंभव था। परिणाम ये हुआ कि उन्होंने युद्ध में वीरगति पाई। रानी योगमाया की प्रबल इच्छा थी कि वो चिता पर पति का साथ दे, किंतु उस समय कुमार रत्न सिंह की अवस्था 4 ही वर्ष की थी। रानी के सिवा उसका कौन था? पुत्र प्रेम और पति प्रेम में द्वंद्व हुआ और अंत में पुत्र प्रेम के सामने पति प्रेम न ठहर सका। रानी योगमाया ने अपने राज्य से 20 कोस दूर जाकर शरण ली और अलंकार तथा जवाहिरात बेचकर जीवन के दिन बिताने लगी। उनका जीवन कुमार के सहारे ही चल रहा था। अन्यथा संसार में कोई ऐसा आकर्षण नहीं था जो उनके प्राणों को शरीर में स्थिर रखता। इस प्रकार 11 वर्ष बीत गए। कुमार की वयस 15 वर्ष की हुई। बचपन से ही वो शिकार का शौकीन था। वो लालसा अब बढ़ गई। एक दिन कुमार गांव से 2 कोस की दूरी पर अपने एक विश्वस्त नौकर शेर सिंह के साथ घूम रहा था। शेर सिंह महाराज शिव सिंह का एकमात्र सच्चा मित्र था। सच तो ये है कि अगर महाराज ने कुमार की रक्षा का भार शेर सिंह को न सौंपा होता तो महाराज की लाश शेर सिंह की ही लाश पर गिरती। बड़ी देर तक व्यर्थ घूमते रहने पर भी कुमार का जी ऊब उठा। वो घर लौटने की इच्छा ही कर रहा था कि सहसा उसी समय तेजी से कोई जानवर सामने से आता दिखाई दिया। कुमार ने बंदूक उठाकर निशाना लगाया। गोली सर में बैठी। जानवर चीख मारकर गिर पड़ा। पास में पहुंचकर कुमार ने देखा कि सुअर के शरीर में कई जख्म हैं और उन जख्मों से खून बह रहा है। कुमार ने शेर सिंह को बुलाकर कहा, मैंने तो एक ही गोली मारी, परंतु इसके कई घाव हैं और जख्म भी ताजे। कुमार अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि पसीने से तर 3 मनुष्य हाथ में भाला लिए आ पहुंचे। सुअर को मरा देख एक ने कहा, बहुत दौड़ाया, पर अब तो हाथ लगा। कुमार हक्का बक्का होकर तीनों की ओर देखने लगा। उनमें से एक ने कमर से रस्सी खोलकर सुअर को ले जाने के इरादे से बांधना शुरू कर दिया। कुमार क्रुद्ध हो पड़ा और बोला, ये क्या, इसे कहाँ लिए जाते हो? मैंने इसे गोली से मारा है। कुमार का चेहरा लाल हो उठा। वो अपना शिकार दूसरे को देने को तैयार नहीं था। उनमें से एक ने दबी जबान से कहा, ये अच्छी रही, 2 घंटे से हम इसके पीछे दौड़ रहे हैं और अब ये इनका हो गया। सरकार, गोली से सुअर नहीं मारा जाता। कुमार का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने तलवार की मूठ पर हाथ रखकर कहा, देख बे, संभाल कर बात कर, नहीं तो सुअर की लाश पर तेरी भी लाश गिरेगी। शेर सिंह ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये तुम्हारे किस काम का? ये बेचारे इसके लिए तंग हुए। इन्होंने इसे जख्मी भी खूब कर डाला था, इसलिए ये इन्हीं का शिकार है। इन्हें ले जाने दो, इन बेचारों का भोजन चलेगा।
कुमार ने कहा, कदापि नहीं। मैंने इसे मारा तो मेरी चीज है। मुझे अपनी चीज पर अधिकार है। मैं ये कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मांग कर भले ही ले जाए, पर अधिकार जमा कर नहीं ले जा सकते। शेर सिंह के माथे पर बल पड़ गए। उनका चेहरा तमतमा उठा, आंखें लाल हो गई। उसने कुछ कर्कश स्वर में कहा, बार बार क्या कहते हो कि मेरी चीज है, मेरा अधिकार है? दूसरों के जख्मी किए हुए सुअर पर इतना अधिकार? बड़े शर्म की बात है। जिस पर तुम्हारा अधिकार है, जो तुम्हारी चीज है, जिसे दूसरे हड़प किए बैठे, उसकी तुम्हें खबर तक नहीं। एक सांस ही में शेर सिंह ने ये सब कह डाला, और जब उसने एक गहरी सांस ली तो ऐसा मालूम होता था कि उसके कलेजे से एक बड़ा कांटा निकल गया। कुमार चौंक-सा पड़ा। उसके हृदय में अपनी उस अज्ञात चीज की कल्पनाएं घूमने लगीं। कुमार ने कहा, क्यों काका? वो कौन सी चीज है जिस पर मेरा अधिकार है और जिसे दूसरे हड़प किए बैठे हैं? कहने को तो शेर सिंह कह गया, किंतु उसे अपनी भूल मालूम हो गई। पर तरकश से निकला हुआ तीर और जबान से निकली हुई बात तो वापस हो ही नहीं सकती। अब क्या किया जाए? कुमार पूरी बात जाने बिना मानेगा ही नहीं। वो हृदय की कसौटी पर यही बात कस रहा था कि अभी इस बात को कहने का उपयुक्त समय आया है कि नहीं। शेर सिंह इसी उधेड़बुन में पड़ गया। बात कहकर मौन हो जाने से कुमार की उत्सुकता और बढ़ी। कुमार ने सोचा कि इसमें कोई गूढ़ बात अवश्य है। शिकारियों की ओर देखकर उसने कहा, ले जाओ इसे। ये कहकर वो शेर सिंह से बोला, चलो काका, घर चलें। दोनों घर की ओर चले। थोड़ी दूर चलकर कुमार रत्न सिंह ने कहा, हाँ काका, मेरी बात का जवाब नहीं दिया। शेर सिंह ने उदास भाव से कहा, क्या उत्तर दें? कुमार, जो ठीक उत्तर हो। शेर सिंह फिर चुप हो गया। कुमार, आप सोच काहे करते हो? शेर सिंह को सोच विचार का समय नहीं था। उसने 1 मिनट में फैसला कर लिया कि जो होना था सो हो गया। अब असल बात कह देनी ही चाहिए। परिणाम ईश्वर के हाथ है। शेर सिंह ने ठंडी सांस भरकर कहा, कुमार, तुम्हें अभी तक ज्ञात नहीं कि तुम कौन हो? तुम्हारे पिता क्या थे और तुम्हारी जन्मभूमि कौन है? कुमार ने कहा, नहीं। एक एक करके शेर सिंह ने पिछली घटनाएं बता दी कि किस तरह स्वाभिमान और जन्मभूमि की स्वतंत्रता की वेदी पर कुमार के पिता ने अपनी कुर्बानी कर दी। पुरानी घटनाओं की स्मृति सजीव होते ही शेर सिंह का दबा हुआ कलेजे का घाव हरा हो गया। शेर सिंह रो पड़ा। कुमार को हिचकी बंध गई। आंसुओं की धार के बीच शेर सिंह ने घटनाओं का क्रम बांधते हुए कहा, कुमार, तुम उस पिता की संतान हो जिसने बड़ी से बड़ी शक्ति के सामने अपना सर ऊंचा रखा। मेरी प्रबल इच्छा यही रही है कि एक दिन स्वदेश को मैं अन्यायियों के पंजे से छुड़ाने का प्रयत्न करूं। या तो सफल हो जाऊं या वीरगति पाऊं। पर मेरी इच्छा तुम्हारे ऊपर निर्भर है। इसी आशा ने मुझे अब तक जीवित रखा है। कुमार ने आंसू पोंछ डाले। आंखें उबल आईं, भवें तन गईं, होंठ कांपने लगे। उसने शेर सिंह का हाथ पकड़कर कहा, तुमने ये बातें कहकर भूल नहीं की। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से स्वदेश को मुक्त करने के लिए सर्वस्व त्याग दूंगा। शेर सिंह का चेहरा गर्व और उत्साह से खिल उठा। यही 2 वाक्य सुनने के लिए उसने अपने स्वामी का साथ नहीं दिया था। उसने एक आह भरकर कहा, अब मैं समझ गया कि मेरा शेष जीवन सार्थक होगा। रात के 8 बजे 2 व्यक्ति अजीतगढ़ की गलियों में घूमते हुए एक मकान के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर पहुंचकर उनमें से एक ने दरवाजे पर धक्का मारा। किसी ने कहा, कौन है? उसने कहा, खोलो। कुछ क्षण पश्चात एक युवक ने किवाड़ खोलकर पूछा, कहिए, क्या काम है? उस आदमी ने कहा, फतेह सिंह है? युवक, हैं तो सही, कहिए पर क्या काम है? उस आदमी ने कहा, कह दीजिए कि उनका एक मित्र उनसे मिलना चाहता है। युवक भीतर चला गया और थोड़ी देर में आकर बोला, चलिए, भीतर चलिए। दोनों व्यक्ति भीतर चले गए। एक दालान में एक बुढ़ा बलवान पुरुष चारपाई पर बैठा हुक्का पी रहा था। सामने एक चारपाई पड़ी थी। बुढ़े ने हुक्क की गुड़गुड़ी से धुआं निकालते हुए कहा, बैठिए, क्या काम है? आगंतुकों में एक वृद्ध सा था, जिसके मुंह का अधिकांश भाग सफेद दाढ़ी से ढका था। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था।
उसने फतेह सिंह से कहा, क्या शेर सिंह को भूल गए? हर एक शब्द में करुणा और वेदना थी। ये कहते ही उसने नकली दाढ़ी निकाल दी। फतेह सिंह उठकर शेर सिंह के गले से लिपट गया। दोनों मित्र कुछ क्षण तक लिपटे रहे। रोमांच हो आया, आंसू की धारा बह निकली। फतेह सिंह ने शेर सिंह को अपनी चारपाई पर बैठा कर कहा, उफ, 11 वर्ष के बाद दर्शन हुए। मैं तो तुम्हें। शेर सिंह, क्या करूं भाई, प्राण बचाए कोने में पड़ा हूं, तब से मरासा ही हूं। फतेह सिंह ने ठंडी सांस खींचकर कहा, महाराज के समय की बातें तो अब स्वप्नवत हो गईं। सच है, मरने के बाद ही किसी का असली मूल्य मालूम होता है। क्यों, क्या हुआ? शेर सिंह ने पूछा। हुआ क्या, प्रजा की नाक में दम है, नित नए अत्याचार हो रहे हैं। सुख से बैठकर रोटी खाना भूतकाल की बात हो गई है। महाराज शिवराज सिंह का अजीतगढ़ स्वर्ग से नरक हो गया है। शेर सिंह, पर क्या अत्याचार देखकर भी आपका ध्यान जन्मभूमि को अत्याचारियों के पंजे से छुड़ाने की ओर नहीं जाता? फतेह सिंह की भवें तन गईं। उसने कहा, ध्यान, इसी चिंता में घुला जा रहा हूं। मेरे अधिकार में 1500 आदमी हैं, पर क्या करूं? कोई अगुआ तो नहीं होता। कोई ऐसा तो आ जाए जिसके भरोसे काम करूं। शेर सिंह ने एक क्षण सोचकर कहा, और अगर मिल जाए? फतेह सिंह, तो फिर अपने 200-250 आदमियों को ही लेकर जान पर खेल कर बता दूं। शेर सिंह ने कुमार की ओर इशारा करके कहा, तो सरदार, ये है हमारे स्वामी का अंतिम चिन्ह। अजीतगढ़ का उत्तराधिकारी कुमार रत्न सिंह। फतेह सिंह गदगद हो उठा। वो कुमार के पैरों पर गिरना ही चाहता था कि कुमार ने उन्हें पकड़कर प्रेम से अपने को उनकी बाहों में डाल दिया। दोनों रो पड़े और खूब रोए। शेर सिंह भी रो पड़ा। फतेह सिंह ने कहा, आज मेरे शरीर में बल आ गया है। या तो अपने देश को मुक्त करेंगे या लड़ भिड़कर अपने प्राण देंगे। इसके बाद तीनों में बड़ी देर तक परामर्श होता रहा। रात के 11 बजे अजीतगढ़ से 2 कोस की दूरी पर एक पहाड़ की बड़ी खोह में कुमार सहित फतेह सिंह, शेर सिंह तथा अन्य 10-12 हथियारबंद आदमी बैठे हैं। खोह के अंदर मशालों की रोशनी हो रही है। खोह के द्वार पर 4 हथियारबंद जवान खड़े हैं। थोड़ी देर में अजीतगढ़ की ओर से आदमी आना आरंभ हुए। 4-4, 6-6 आदमियों की टोली साथ साथ आती थी। पहरे वाले उनसे कोई शब्द पूछकर उन्हें भीतर जाने की आज्ञा देते थे। इसी प्रकार 2-3 बजे तक 2.5-3 सहस्त्र आदमी जमा हो गए। तत्पश्चात फतेह सिंह ने उठकर उच्च स्वर में कहा, भाइयों, तुम सब वीर क्षत्रिय हो। तुम्हारे शरीर में क्षत्रियों का गर्म खून बह रहा है। क्या तुम अब भी अत्याचार सहने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हें ये बात पसंद है कि पड़ोस का एक छोटा सा सरदार अजीतगढ़ में तुम पर शासन करे और हर समय तुम्हारा रक्त चूसे, तुम्हारी बहू बेटियों को ताके? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी मातृभूमि पर दूसरों का अधिकार रहे? सबने एक स्वर होकर कहा, कदापि नहीं। हमें मर जाना स्वीकार है, पर यह स्वीकार नहीं। फतेह सिंह, यदि ये बात है तो उसके पंजे से अपने देश को छुड़ाने का आज प्रण कर लो। मातृभूमि की लाज तुम्हारे ही हाथ है। उनमें से कुछ लोगों ने कहा, हम प्रण तो सब कुछ कर लें, पर किसके भरोसे? हमारा सरदार कहाँ है? अजीतगढ़ के सिंहासन पर किसे बिठाओगे? तब फतेह सिंह ने कुमार को आगे करके कहा, अपने सरदार को देखो, अजीतगढ़ के सिंहासन के उत्तराधिकारी को देखो, महाराज के पुत्र युवराज रत्न सिंह को देखो। 6 सहस्त्र आंखें एकदम से कुमार के ऊपर पड़ीं। कुमार तनकर खड़ा हो गया। उसके मुख पर एक अपूर्व प्रतिभा आ गई। लोगों पर उस प्रतिभा का प्रभाव पड़ा। सबने देखा कि उनके सामने वास्तव में कोई राजा खड़ा है। लोगों के हृदय में उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। सबका हृदय उसकी ओर आकर्षित हुआ। सबने एक स्वर से चिल्लाकर कहा, युवराज चिरंजीव, युवराज की जय हो। हम युवराज के लिए प्राण देने को तैयार हैं। फतेह सिंह ने अपनी तलवार उठाकर कहा, आओ हम सब प्रतिज्ञा करें कि मरते दम तक युवराज का साथ देंगे। इतना कहकर सबों ने अपनी तलवारें चूम ली। अभी तक कुमार चुप खड़ा था। अब उसने उच्च स्वर से कहा, भाइयों, सोते हुए शत्रु पर आक्रमण करना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। हमें रात भर ठहर कर प्रातःकाल आक्रमण करना चाहिए।
सवेरा होते ही घमासान युद्ध छिड़ गया। युवराज रत्न सिंह के योद्धा अपने युवराज के प्रेम में पागल हो रहे थे, अतएव वे जान पर खेल कर लड़े। ऐसी दशा में उनके सामने कौन टिक सकता था। कुछ घंटों में युवराज की विजय हो गई। अधिकांश शत्रु सेना रणक्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुई। जो शेष रहे वे कैद कर लिए गए। युद्ध समाप्त होने पर युवराज ने शेर सिंह को न पाया। उसने घबराकर पूछा, शेर सिंह कहाँ है? फतेह सिंह ने कहा, मैंने उन्हें किले के सरदार को रोकते देखा था, उसके पश्चात मुझे वो नहीं दिखाई पड़े। इसी समय कुछ आदमी शेर सिंह को उठाए हुए लाए। शेर सिंह घावों के कारण मृत प्राय हो रहा था। युवराज ने व्याकुल होकर शेर सिंह को अपनी गोद में लिटा लिया और शेर सिंह के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, काका ये क्या हुआ? शेर सिंह ने धीरे धीरे आंखें खोलकर युवराज को देखा और किंचित मुस्कुराकर कहा, मातृभूमि की विजय। इतना कहकर शेर सिंह ने सदैव के लिए आंखें बंद कर ली। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी विजय, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।